हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पे सेट 1 और 2 हम लोग कर चुके हैं। तो 9 नंबर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है आई सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा कैन यू नॉट डू दिस वर्क। ये हमारा इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब हमें देखना होगा कि क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं। तो पहला चेंज है सेट 2 का। इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस है तो सेट 2 आपको पता है चेंज होता है आस्क्ड में, ठीक। तो जाएगा आई आस्क्ड हिम। फिर यहाँ पे हमें देखना होता है कि क्या है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो फिर हम उसी क्वेश्चन वर्ड को रख देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब है या फिर मॉडल ऑक्सिलरी है या कुछ भी है तो फिर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आई आस्क्ड हिम इफ़ इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड कामा चेंज हो जाएंगे इफ़ में, तो हो जाएगा आई आस्क्ड हिम इफ़। अब हमें प्रोनाउन चेंज करना है। यू हमारा है सेकंड पर्सन, चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट हमारा है यहाँ पे हिम, तो हो जाएगा इफ़ ही कैन का कुड हो जाएगा। इफ़ ही कुड नॉट डू दिस का दैट हो जाएगा, दैट वर्क, ठीक। और ये जो क्वेश्चन मार्क लगा था यहाँ पे ये हट जाएगा। तो पूरा सेंटेंस सही क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड नॉट डू दैट वर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द बॉयज सेड टू द टीचर कामा इन्वर्टेड कामा प्लीज़ हेल्प अस, ठीक। बच्चों ने जो है टीचर से कहा कि कृपया हमारी मदद कीजिए। तो यहाँ पे ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि जैसा भाव होता है, जैसा उस सेंटेंस का मतलब होता है, उस हिसाब से हम इस सेट 2 को चेंज करते हैं। बॉयज़ अगर टीचर से कुछ कह रहे हैं तो वो एक तरह से कह सकते हो रिक्वेस्ट कर रहे होंगे। तो द बॉयज़ रिक्वेस्टेड द टीचर। अब यहाँ पे ये जो प्लीज़ है ये यहाँ से हट जाएगा। प्लीज़ ही यहाँ पे एक तरह से कह लो रिक्वेस्ट के तरह से यूज़ हो गया। द बॉयज़ रिक्वेस्टेड द टीचर। फिर हम यहाँ पे टू लगाते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे टू लगाएंगे। टू हेल्प अस को हमें चेंज करना पड़ेगा। अस हमारा फर्स्ट पर्सन से है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हमारे यहाँ पे चेंज होंगे बॉयज़ के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारे द बॉयज़ हैं, तो फिर उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, देम। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, द बॉयज़ रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प देम, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बनाना है। इसको लिखा है ही हैज़ फेल्ड मेनी टाइम्स ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। वो कई बार फेल हो चुका है, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, लेकिन वो अभी सफल होने की आशा करता है, ऐसा कुछ लिखा है। तो इसको हम पार्टिसिपल से चेंज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल से इसको कंबाइन कर देंगे। जैसे कर सकते हैं बीइंग फेल्ड। आपको पता होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, 3 पार्टिसिपल होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल से चेंज करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा साफ कर लीजिए। यहाँ पे इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से चेंज करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 जिसको बोला जाता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3, ठीक। तो यहाँ पे हम करेंगे बीइंग फेल्ड मेनी टाइम्स, ठीक। फिर उसको ये वाला सेंटेंस इसी के आगे ऐसे ही जोड़ देंगे, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। आगे बात समझ में, कई बार फेल होने के बाद भी वो पास होने की आशा करता है, ऐसा कुछ सेंटेंस है। अगला है सेकंड नंबर हमारा, ही वॉज इनोसेंट दैट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ जूरी। वो इनोसेंट था
दैट वाज द वर्डिक्ट ऑफ जूरी। ये जूरी का वर्डिक्ट मतलब होता है फैसला, है ना, ये जूरी का फैसला था। जूरी समझते हैं, जूरी होता है जजों के समूह को हम जूरी कहते हैं, है ना, जूरी। तो यहाँ पे हमें इसको कॉम्प्लेक्स करना है, तो कॉम्प्लेक्स हम इसको बना सकते हैं जैसे ये पीछे वाला सेंटेंस उठा के नाउन क्लास बना के जैसे कर सकते हैं, इट वाज द वर्डिक्ट, it was the verdict of the jury that he was innocent। ठीक है, इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला है ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये भी वही है, ट्रांसफॉर्म करना है, उसमें कंबाइन करना था, इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो पहला सेंटेंस लिखा है व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क येस्टरडे। इसको हमें पैसिव में चेंज करना है, पैसिव में। तो देख लेते हैं कैसे होगा। देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये और इसका पैसिव बनाना है, तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है यहीं से स्टार्ट करते हैं हम इसका पैसिव बनाना। ठीक है, तो हो जाएगा व्हाई, और ये टेंस हमारा कौन सा है, टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है वाज या वर, हमारी वर्ब है वो हो जाती है वाज या वर। तो व्हाई, अब यहाँ पे हम करेंगे व्हाई वाज क्यों कर रहे हैं अभी आगे आपको पता चलेगा। योर वर्क के हिसाब से ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, योर वर्क, तो हमें योर वर्क लाना है इसके बाद, तो उसके हिसाब से हमें वाज करना पड़ेगा। व्हाई वाज योर वर्क, व्हाई वाज योर वर्क नॉट। अब देखो यहाँ पे नॉट है तो वैसे ही रहेगा नॉट, और कंप्लीट लिखा है कंप्लीटेड कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कोई भी पैसिव हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती ही है। व्हाई वाज योर वर्क नॉट कंप्लीटेड बाय यू येस्टरडे। ठीक, बाकी हम वैसे ही लिख देंगे। आगे बात समझ में। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला है हमारा गांधी जी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। गांधी जी संसार के सबसे महानतम नेताओं में से एक थे। ठीक है, हमें चेंज करना है इसको पॉजिटिव डिग्री में। तो ये हमारा सुपरलेटिव में सेंटेंस लिखा है, हमें पता चल रहा है। पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको बना सकते हैं जैसे वेरी फ्यू से। ठीक, अभी आपको आगे बता रहे हैं कैसे क्या हो रहा है। वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड अब देखो आर करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हम लीडर्स कर रहे हैं ना। वेरी फ्यू है तो हमें नाउन जो है वो प्लूरल लाना है, और यहाँ पे फिर हमें उसके हिसाब से वर्ब भी प्लूरल लगानी है। वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। ठीक, अब ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री में। अब अगर इसी को हमें कंपैरेटिव में भी करना हो तो हम इसको कर सकते हैं। इसको यहाँ पे थोड़ा नीचे देख लो, है ना। अगर इसको कंपैरेटिव भी करना हो तो हम कर सकते हैं। जैसे क्या करेंगे, गांधी जी, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। इसको कर सकते हैं गांधी जी वाज। अब अगर कंपैरेटिव करना है तो हमें कंपैरेटिव डिग्री लानी पड़ेगी। ग्रेटर गांधी जी वाज ग्रेटर दैन many other leaders of the world। गांधी जी वाज ग्रेटर देन मेनी अदर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि आगे जो भी सेंटेंस आएंगे उसके लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा। वन ऑफ द और केवल द में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। जब वन ऑफ द की बात होती है तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों में से एक, है ना, बहुत सारे महान नेता हैं उनमें से एक। तो जब बहुत सारे महान नेता हैं उनमें से एक दिखाना है तब हम यहाँ पे मेनी अदर करते हैं, मेनी अदर। ठीक है, अगर यहीं पे होता गांधी जी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर,
फिर यहाँ पे लीडर्स नहीं होता, ठीक है। अगर केवल द होता, वन ऑफ ना होता, तो यहाँ पे लीडर्स नहीं होता, केवल लीडर होता। और फिर हम उसको अगर इसमें चेंज करते कंपैरेटिव में, तो क्या कहते हैं, गांधी जी वाज ग्रेटर देन एनी अदर, किसी भी दूसरे से, ठीक। लेकिन यहाँ पे वन ऑफ द है तो मेनी अदर करेंगे। और दूसरी चीज़, इसको पॉजिटिव वाला देख लीजिए इसी में, अगर यहाँ पे वन ऑफ द है तो हम वेरी फ्यू कर रहे हैं। अगर यहीं पे केवल द ग्रेटेस्ट होता तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, नो अदर, फिर यहाँ पे एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। नो अदर लीडर ऑफ द वर्ल्ड इज़, फिर यहाँ पे हम उसके हिसाब से इज़ करते हैं, ठीक है। शायद आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। फिर भी कोई चीज़ नहीं आ रही तो आप सीधे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, करेक्ट करना है फॉलोइंग सेंटेंसेस को, ठीक है। तो पहला है ही अवेल्ड हिज कैजुअल लीव। कैजुअल होता है जैसे अचानक कोई छुट्टी वगैरह, या फिर बेकार की बेमतलब की छुट्टी कह सकते हो जिसका कोई यूज़ ना हो। ही अवेल्ड हिज कैजुअल लीव। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी होती हैं जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव केस फॉलो करती हैं, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्सिव केस फॉलो करती हैं तो ही का रिफ्लेक्सिव केस क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ, है ना। तो सेंटेंस हो जाएगा ही अवेल्ड। अवेल्ड का मतलब होता है लाभ उठाना ना, ही अवेल्ड हिमसेल्फ, ही अवेल्ड हिमसेल्फ, बाकी हम वैसे ही लिख देंगे, ही अवेल्ड हिमसेल्फ इज कैजुअल लीव, ठीक है। अगर यहाँ पे सी होता तो फिर हम यहाँ पे हर सेल्फ कर देते। अब आपको पता है ना, यहाँ पे कुछ भी होता उसके हिसाब से हम उसका रिफ्लेक्सिव केस यहाँ पे लगा देते, ठीक है। चलो, तो कुछ और वर्ब्स होती है जैसे अवेल है, इंजॉय है, अब्सेंट है, प्रेजेंट है ना, प्राइड है, इस तरह की कुछ वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद क्या लेती हैं, रिफ्लेक्सिव केस। तो हमें ये बात याद रखनी है सीधे सीधे, ठीक। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। ये तो अभी पीछे हुआ है, डिग्री जहाँ पे चेंज करनी थी उसी से रिलेटेड है। आप देखिए यहाँ पे कालिदास वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, पोएट्स। पोएट नहीं होगा, हमने अभी आपको ऊपर बताया कि जब वन ऑफ द की बात होगी तो हम यहाँ पे नाउन जो है वो प्लूरल लाएंगे, ठीक है। यही इसमें गड़बड़ी है। देखो यहाँ पे सेंटेंस ही पूरा पूरा सही लिखा हुआ था, ये लिखा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, ठीक है। यहाँ पे लीडर नहीं हो सकता, उसी तरह यहाँ पे पोएट नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे हम पोएट्स करेंगे। अगला है ही रिजेंबल्स टू हर ब्रदर, सी रिजेंबल्स टू हर ब्रदर। रिजेंबल क्या होता है, रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा दिखना, है ना, सदृश्य होना, एक जैसा दिखना टाइप कह सकते हो। तो कह रहा है कि वो अपने भाई की तरह दिखती है ना, वो अपने भाई जैसी है, इस तरह का कुछ सेंस देना है। तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये रिजेंबल जो वर्ड है वो उसके साथ टू का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है। रिजेंबल के साथ में हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। रिजेंबल के बाद डायरेक्ट समबडी आ जाता है, समबडी में उसका भाई है, तो सी रिजेंबल हर ब्रदर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द स्कूल वाज क्लोज्ड सिंस येस्टरडे। स्कूल जो है वो येस्टरडे यानी कि कल से, जो लास्ट डे हो चुका है, स्कूल जो है वो कल से बंद है। एक चीज़ देखो, सिंस है ना, सिंस हो गया, फॉर हो गया, है ना, फ्रॉम हो गया, ये सबका ही मतलब से होता है। से हिंदी में अगर आप समझोगे तो से होता है, लेकिन इनका यूज़ अलग अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबका मतलब सेम है, यूज़ अलग अलग है। जैसे सिंस और फार का यूज़ हम मोस्टली परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में करते हैं, चाहे वो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिंस लगा है, हमें सिंस नहीं फ्रॉम चाहिए, इसकी जगह पे क्या चाहिए, फ्रॉम, ठीक, फ्रॉम। तो यहाँ पे हम इसको सिंस को फ्रॉम से रिप्लेस करके सेंटेंस सही कर देंगे, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस है, हमें इडियम और फ्रेजेस का मतलब बता के उसका सेंटेंस लिखने हैं जिससे कि वो अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। पहला है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। तो एट सिक्सेस एंड सेवेंस इसका मतलब होता है कि कन्फ्यूज़न में, है ना, इन कन्फ्यूज़न कह सकते हो, इन कन्फ्यूज़न मतलब दुविधा में कह सकते हो, या फिर संदेह में कह सकते हो, है ना। इससे रिलेटेड सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे इधर देख लीजिए, कहा गया कि ही इज़ एट सिक्सेस एंड सेवेंस अबाउट हिज
कैरियर, है ना, वो अपने कैरियर के बारे में संदेह में है, ऐसा कुछ हमें दिखाना है। देखो इन सब का हिडन सेंस होता है, आप ऐसे नहीं निकालने लग जाएंगे कि एट सिक्सेस और एंड सेवेंस का कुछ छठें सातवें ऐसा कुछ करके हिंदी मतलब उसका सीधे सीधे निकालने लग जाओ तो वो गलत होगा, है ना। इनका हिडन सेंस होता है, इडियम का मतलब ये है कि उसका कोई हिडन सेंस होगा ना, सीधे सीधे उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अगला जैसे है टू निप इन द बड, टू निप इन द बड इसका मतलब होता है जैसे कोई काम स्टार्ट किया गया और स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर दिया गया, है ना। स्टार्टिंग में ही कोई काम क्या किया गया, ख़त्म कर दिया गया ना, स्टार्ट किया गया और ख़त्म कर दिया गया। जैसे कह सकते हो टू स्टॉप समथिंग एट द वेरी बिगनिंग, है ना, कुछ भी बहुत स्टार्ट होने के तुरंत बाद ही ख़त्म कर दिया गया, ऐसा कुछ होता है, ठीक। अब सेंटेंस हम इससे बना लेते हैं, जैसे कहा गया द गवर्नमेंट निप्ड, है ना। अब इसको हम पास्ट में बना रहे हैं तो फिर निप्ड करेंगे, द गवर्नमेंट निप्ड इन द बर्ड दैट वर्क। मान लो गवर्नमेंट ने कोई भी काम स्टार्ट किया और उसको तुरंत बंद कर दिया किसी भी वजह से, मान लो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम इस तरह से बना सकते हैं द गवर्नमेंट निप्ड इन द बर्ड दैट वर्क, गवर्नमेंट ने उस काम को स्टार्टिंग में ही बंद कर दिया, ठीक। अगला है अफेयर विद अ फ्रेंड, इसका मतलब होता है कि सुख के साथी कह सकते हो एक तरह से, है ना, जो केवल आपके सुख में काम आए, है ना, ऐसा। तो जैसे हम इसे सेंटेंस बना लेते हैं, यहीं पे देख लो, डोंट बी अफेयर विद अ फ्रेंड, है ना, फेयर विद डोंट बी अफेयर विद अ फ्रेंड, मतलब कि सुख के साथी मत बनो, है ना। अगर किसी के साथी बनना ही है तो फिर सच्चे साथी बनो, है ना। क्या मतलब है कि कुछ टाइम के लिए उसके साथ रहो सुख में, है ना, फिर भाग जाओ, ऐसा नहीं करना है। तो उसी से रिलेटेड सेंटेंस लिखा गया डोंट बी अ फेयर विद अ फ्रेंड, ठीक। चलो अगला सेंटेंस हम देखते हैं यहाँ पे। अगला सेंटेंस नहीं, अगला इडियम है हमारा टू एंड फ्रो, ठीक। टू एंड फ्रो का मतलब देखेंगे हम, ठीक। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर, ठीक है, इधर उधर कह सकते हो, ठीक। अब इससे सेंटेंस बना लेते हैं। इससे कहा गया कि सी इज वर्किंग, बड़ा इजी सा सेंटेंस बना लेते हैं, सी इज वर्किंग टू एंड फ्रो, है ना, वो इधर उधर टहल रही है, ठीक है। टू एंड फ्रो सीधे सीधे अगर इंग्लिश में कहना है तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कह सकते हो, इधर उधर, है ना, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला सेंटेंस नहीं अगला इडियम, हाँ अगला है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है एक तरह से कह लो पालन करना, या फिर कह सकते हो जो भी कहा गया है आपसे करने के लिए, है ना, कुछ भी टास्क आपको दिया गया उसको पूरा करना है, इस तरह से अगर कुछ कहा गया तो हम उसको क्या कहते हैं, कैरी आउट, ठीक। जैसे इससे रिलेटेड सेंटेंस बना लेते हैं, आप इधर देख लो। जैसे कहा गया कि यू शुड कैरी आउट योर टीचर्स ना ऑर्डर्स, यू शुड कैरी आउट योर टीचर्स ऑर्डर्स, आपको अपने टीचर्स के ऑर्डर्स को मानना चाहिए, ऐसा कुछ दिखाना है, टीचर के ऑर्डर्स को मानना चाहिए, ऐसा कुछ दिखाना है सेंटेंस से, ठीक है। आगे होगा समझ में। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगले पे है एंटोनिम लिखने हैं हमें इन वर्ड्स के। तो पहला वर्ड देख लेते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विपत्ति कह सकते हो, आपदा कह सकते हो, है ना। तो इसका एंटोनिम अगर हमें लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी, ठीक, प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, समृद्धि कह सकते हो, है ना। चलो अगला है हमारा वर्ड डायनेमिक।
डायनेमिक मतलब क्या होता है, गतिशील, हिंदी में क्या कहते हैं, गतिशील। ठीक, अब गतिशील है तो एंटोनिम इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि कह सकते हो स्थिर, एक तरह से स्थिर कह सकते हो। तो इसके लिए वर्ड होता है स्टैटिक, है ना, स्टैटिक। ठीक, अगला वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट कह सकते हो, जो क्लियर ना हो, है ना, नॉट क्लियर कह सकते हो, है ना। तो इसके लिए हम इसी का एंटोनिम सीधे सीधे अनएम्बिगुअस से बना सकते हैं, अनएम्बिगुअस। ठीक, अस्पष्ट। अगर इसका एंटोनिम एक तरह से क्लियर भी कहा जा सकता है ना, कि कोई भी चीज़ क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है, तो वो भी इसका एंटोनिम ही हो जाएगा। अगला है रिवरेंस। ठीक है, हमें इनके सिनोनिम लिखने हैं, और पहला है रिवरेंस। रिवरेंस का मतलब होता है एक तरह से कह लो श्रद्धा, है ना, या फिर आदर कह सकते हो इसी को, है ना। तो इंग्लिश में हमें एंटोनिम, इसका सिनोनिम लिखना है सारे। तो हम लिख सकते हैं रिस्पेक्ट कर सकते हैं, है ना, रिस्पेक्ट कर सकते हैं, या फिर होमेक कह सकते हैं, वर्ड सुना होगा होमेक, है ना, होमेक, है ना। चलो अगला देखते हैं। अगला सिनोनिम लिखना है समिट। समिट का मतलब चोटी कह सकते हो, है ना, चोटी जिसको पीक बोलते हो, शिखर जिसको हिंदी में कह सकते हो पीक, या फिर अपेक्स कह सकते हो, है ना। तो कई सारे वर्ड्स हैं इसके अलग अलग। एक वर्ड इसका होता है पिनैकल। पिनैकल भी कह सकते हो, है ना, PINNACLE, है ना, पिनैकल, वो भी इसी का सिनोनिम ही है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है निग्लिजेंट। निग्लिजेंट मतलब होता है एक तरह से कह लो जो बेपरवाह टाइप का हो, है ना, बेपरवाह यानी कि लापरवाह टाइप का, है ना। तो एक वर्ड इसका होता है नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट भी पढ़ा जाता है, नॉन चैलेंट, है ना। उसका मतलब होता है जो बेपरवाह ना हो, या फिर सिनोनिम लिखना है तो हाँ, नॉन चैलेंट मतलब एक तरह से कह लो बेपरवाह ही है वो, है ना। इनअटेंटिव भी कर सकते हो, इनअटेंटिव, इनअटेंटिव, ये भी बेपरवाह हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं। आगे हमें इनके वन वर्ड लिखने हैं। ठीक, तो पहला वर्ड है द रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज। ये बहुत पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है ना। ये सभी बीमारियों की एक तरह से कह लो एक ही दवा, या फिर सभी प्रॉब्लम्स का एक ही सल्यूशन, पैनासिया, है ना, पैनासिया हो जाएगा। अगला है दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। जिसके ऊपर विश्वास न किया जा सके, मतलब या जिस बात पर विश्वास न किया जा सके, इसके लिए कह सकते हैं इनक्रेडिबल, है ना, इनक्रेडिबल। ठीक, अगला है अ पर्सन वाइडली नोन फॉर इविल डीड्स। डीड्स का मतलब होता है जैसे कार्य, है ना। अ पर्सन वाइडली नोन फॉर इविल डीड्स, जो एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुराइयों के लिए वाइडली फेमस हो, मतलब बहुत ही व्यापक रूप से फेमस हो, एक तरह से कह सकते हो ना। तो जिसको हिंदी में कुख्यात टाइप का कहते हो ना, कुख्यात। तो उसके लिए वर्ड होता है नोटोरियस। नोटोरियस, नोटोरियस मतलब कुख्यात हो जाएगा। ठीक, अगला वर्ड है। अगले में क्या करना है हमें, ये एक जैसे थोड़ा थोड़ा दिखने वाले वर्ड्स होते हैं, या फिर कह लो बोलने में थोड़ा थोड़ा एक जैसे लगते हैं, बिल्कुल नहीं लगते हैं, है ना। होमोफोन्स होते हैं। जैसे पहला वर्ड है ह्यूमन, ह्यूमन है पहला, दूसरा है ह्यूमेन। थोड़ा बोलने में डिफरेंस है, ऐसा नहीं ह्यूमन ह्यूमन दोनों को हम ह्यूमन बोल देंगे, है ना, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये ह्यूमन ह्यूमेन, है ना, थोड़ा डिफरेंस है बोलने में। तो इसका मतलब तो आप जानते हो, मानव कह सकते हो, है ना, मानव, मनुष्य। ये नाउन और एडजेक्टिव आपका दोनों ही है ना। ह्यूमन का एक मतलब ये भी होता है जैसे अच्छा कह सकते हो, एक तरह से अच्छा व्यक्ति भी होता है इसी के लिए, ह्यूमन के लिए। तो जैसे इससे रिलेटेड हम सेंटेंस बना लेते हैं, कॉन्टैक्ट विथ अदर पीपल, कॉन्टैक्ट विथ अदर पीपल is a basic
ह्यूमन नीड, है ना, ह्यूमन नीड, यानी कि दूसरे लोगों से जो संबंध है ना, दूसरे लोगों से जो संबंध है वो ह्यूमन की एक बेसिक नीड है, सबसे आम ज़रूरत है, एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन, लेकिन जो वर्ड है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अगला है ह्यूमेन। ह्यूमेन इसका मतलब होता है दयालु, एक तरह से कह लो काइंड जिसको बोलते हो, दयालु, ह्यूमेन, है ना। तो एक बड़ा इजी सा सेंटेंस इससे बना लेते हैं। कहा गया जैसे शी इज़ केयरिंग एंड ह्यूमेन, ठीक, शी इज़ केयरिंग एंड ह्यूमेन, वो परवाह करने वाली और दयालु है। इस तरह से हमने ये सेंटेंस बना लिया, ठीक है। चलो इस वीडियो के लिए फिर यहीं पे रखते हैं, स्टोरी के लिए हम लोग अलग से वीडियो करेंगे। तो ठीक है, फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।